प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट फर्स्ट में जो पेपर है हमारा फर्स्ट भौतिक भूगोल, उसमें हमारा जो टॉपिक है आज का एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन है, वायुमंडल का संगठन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण ही ये वायुमंडल इसके साथ टिका हुआ है, क्योंकि आपने देखा होगा कई अन्य दूसरे ग्रहों पर इस प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता। इसमें उपस्थित विभिन्न गैसें, धूल कण, जलवाष्प, तापमान में दिन प्रतिदिन घटने वाली मौसमी घटनाएं इसकी उपस्थिति का आभास कराती है। फ्रिंज और टिवाल्था के अनुसार वायुमंडल गैसों का आवरण है जो धरातल से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है तथा पृथ्वी का अभिन्न अंग है। वायुमंडल की विशेषता की बात करें तो वायुमंडल पृथ्वी तल पर समान रूप से फैला हुआ है। इसमें घटने वाली समस्त वायुमंडलीय घटनाओं एवं प्रक्रमों का मूल कारण सूर्य से विकिरण होने वाली ऊर्जा है। वायु का न कोई रंग होता है, न गंध होती है, न स्वाद होता है। इसका एक अन्य मुख्य गुण इसकी गतिशीलता, नमनशीलता तथा संपीड़नशीलता है। वायु में क्षेत्रीय संचलन होने पर ही इसकी गतिशीलता की अनुभूति होती है। जल तथा थल से कम सघन होने पर भी वायु तथा इसके संगठनों का भार होता है तथा ये दबाव डालती है। प्रतिरोधी होने के कारण ये वायुमंडल के बाहर से प्रवेश करने वाले उल्कापिंडों को रगड़ द्वारा नष्ट कर देती है। इसमें संपीड़नशीलता का गुण होने के कारण धरातल से ऊंचाई में वृद्धि के साथ ही इसके घनत्व में कमी होती जाती है। धरातल के निकट वायु भारी तथा ऊंचाई की ओर हल्की होती जाती है। आधुनिकतम रॉकेट प्रेक्षणों एवं अंतरिक्ष स्थित भू उपग्रहों से एकत्रित सूचनाओं से पता लगा है कि धरातल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का अनुपात स्थिर रहता है। वायुमंडल के कुल भार का लगभग आधा भाग धरातल से 5500 मीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है तथा 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका 99% भाग केंद्रित है। वायुमंडल का एक अन्य गुण सूर्य से आने वाली तीव्र व हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना तथा पार्थिव विकिरणों को अवशोषित कर हरित गृह प्रभाव द्वारा पृथ्वी तल के तापमान को नीचा नहीं होने देना। पार्थिव विकिरणों का मतलब है सूर्य पृथ्वी से निकलने वाली विकिरण। परिणाम स्वरूप वायुमंडलीय तापमान जीवधारियों के लिए उपयुक्त बना रहता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं जैसे मेघ, पवन, तूफान, वर्षा आदि को जन्म देती है। मौसम एवं ऋतु परिवर्तन भी वायुमंडलीय घटनाओं के ही परिणाम है। हम वायुमंडल के विस्तार की बात करें तो इसकी ऊंचाई 80,000 किलोमीटर से भी अधिक मानी गई है। यद्यपि 1600 किलोमीटर की ऊंचाई के पश्चात वायुमंडल बहुत विरल हो जाता है। वायुमंडल के संगठन की बात करें तो इसमें गैसें, जलवाष्प व धूल के कण होते हैं। गैसों में वायुमंडल विभिन्न प्रकार की गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, जिसमें मुख्यतः 9 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन आदि प्रमुख गैसें हैं। इन सभी गैसों में जैसा कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा है 78.08%। ऑक्सीजन की मात्रा की बात करें तो 20.95 प्रमुख है। ये सम्मिलित रूप से वायुमंडलीय गैसों के 99% भाग का निर्माण करती है। भारी गैसें वायुमंडल की निचली परतों तथा हल्की गैसें ऊपरी परतों में होती है। वायुमंडल में जीवदायिनी कहलाने वाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन है। इसके अभाव में कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन प्रज्वलन के लिए भी आवश्यक गैस है। नाइट्रोजन दूसरी महत्वपूर्ण गैस है, जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन को तरल करके प्रज्वलन का नियमन करना। अप्रोक्स रूप से नाइट्रोजन विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण में सहायता पहुंचाती है। विभिन्न प्रकार के जीवों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन यौगिकों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तीसरी प्रमुख गैस है, जो वस्तुओं के जलने से व जीवधारियों की श्वसन क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट को विकसित कर भूतल से उत्सर्जित पार्थिव ऊर्जा के रूप में निकले दीर्घ तरंग विकिरण को सोखकर वायुमंडल के निचले भाग को गर्म करना। जैसा कि आपको पता है कि इसे कंबल इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे कि सर्दियों में हमने देखा
कि सर्दी लगने पे हम कंबल ओढ़ते हैं तो वो गर्म हो जाती है। उस गर्म होने के लिए बाहर से कोई विकिरण नहीं आती, बल्कि अंदर से हमारे शरीर की गर्मी निकलती है और वो कंबल उसको बाहर निकलने नहीं देता। तो इस प्रकार से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट या कंबल इफेक्ट होता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर उसके जहरीले प्रभाव से पृथ्वी की रक्षा करती है। दूसरा है जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक परिवर्तनशील तत्व है। आर्द्रता तथा तापमान के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में परिवर्तन होता है। धरातल के निकट इसकी मात्रा 0 से 5% तक होती है। वायु को जलवाष्प की प्राप्ति झीलों, नदियों, सागरों तथा वनस्पतियों के भीतर की वाष्पीकरण क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। तापमान वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को सर्वाधिक प्रभावित करता है। भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा व मेघों की उपस्थिति के कारण जलवाष्प अधिक होता है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उच्च तापमान के कारण न्यूनतम जलवाष्प पाया जाता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वाष्पीकरण कम होने से शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। जलवाष्प वायुमंडल की निचली परतों तक ही सीमित है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा कम हो जाती है। एक अनुमान है कि वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग धरातल से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके ऊपर जलवाष्प नहीं पाया जाता। अनुमानतः सूर्य ताप के प्रभाव से प्रति सेकंड पृथ्वी के विभिन्न जल स्रोतों से 1.6 करोड़ टन जलवाष्प वाष्प बनकर उड़ जाता है। यदि वायुमंडल में मौजूद समस्त जल वाष्प घनीभूत हो जाए और वर्षा के रूप में बदल जाए तो समस्त धरातल पर 2.5 सेंटीमीटर वर्षा होगी। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। यह मुख्य रूप से विविध रूपों में जैसे बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, पाला और हिम आदि के रूप में प्राप्त होता है। वायुमंडलीय जलवाष्प ही पृथ्वी के विभिन्न भागों में चलने वाले चक्रवातों, प्रतिचक्रवातों, तूफान, तड़ित, झंझावातों व टाइफून, हरिकेन इत्यादि को शक्ति प्रदान करता है। अब धूलकण की बात करें तो वायुमंडल की निचली परतों में असंख्य धूलकण तैरते रहते हैं। वायुमंडलीय गैसों, जलवाष्प के अतिरिक्त जितने भी ठोस पदार्थ कणों के रूप में उपस्थित होते हैं उन्हें धूल कणों की संज्ञा दी है। इनकी उत्पत्ति में मरुस्थलों की रेत से उड़ने, ज्वालामुखी उद्गार व उल्कापात तथा पुष्प, परागों एवं धुएं से निकलने वाले कण होते हैं। इन धूल कणों की उपस्थिति भी वायुमंडल के निचले भागों में ही सर्वाधिक पाई जाती है। धूल कणों का सौर विकिरणों के परावर्तन, प्रकीर्णन और तथा अवशोषण करने में योगदान होता है। गोधूलि की अवधि व उषा काल की तीव्रता तथा अवधि इन धूल कणों की उपस्थिति के आधार पर ही निर्धारित होती है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग का दिखना और वायुमंडल में घनीभवन क्रिया के लिए जलग्राही नाभिकों का होना आवश्यक है। कुछ विशिष्ट धूल कण ऐसे नाभिकों का काम करते हैं। इनके चारों ओर जलवाष्प कण जमा हो जाते हैं जो वर्षा, कोहरा और मेघ निर्माण में मदद करते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद अगले लेक्चर में। धन्यवाद।